गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम निदर्शन विधि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम निदर्शन के गुण, उसके दोष या सीमाएं, निदर्शन की विशेषताएं, निदर्शन की परिभाषा, इसको पढ़ चुके हैं। तो इसे शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को निदर्शन की जो परिभाषा है उससे अवगत करा दूं। निदर्शन का सीधा सा अर्थ होता है समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनना। और निदर्शन एक बहुत बड़े समूह का यानी समग्र का एक छोटा सा ऐसा प्रतिनिधि होता है जिसमें उस समूह के सभी गुण या लक्षण विद्यमान होते हैं। तो आज हम निदर्शन जो विधि है इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनना क्या कहलाता है? निदर्शन कहलाता है। निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक ऐसा छोटा प्रतिनिधि है जिसमें संबंधित समूह के समस्त लक्षण पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं निदर्शन विधि के प्रकार। जो निदर्शन विधि है या निदर्शन जो है उसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक संभाविता निदर्शन और नंबर दो असंभाविता निदर्शन। जैसे कि इनके नामों से ही पता चल रहा है, संभाविता मतलब सभी के शामिल होने की संभावना, यानी उस इकाई, उस क्षेत्र विशेष में, उस समग्र में से जो भी इकाइयां हैं उन सभी के सम्मिलित होने की समान संभावनाएं रहती हैं। और असंभावित में सभी के समान रूप से सम्मिलित होने की संभावनाएं नहीं रहती। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं संभाविता निदर्शन। संभाविता निदर्शन को प्रायिकता निदर्शन या देव निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। संभाविता निदर्शन जो है उसे प्रायिकता निदर्शन भी कहते हैं और हम देव निदर्शन भी कहते हैं। संभाविता या देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के जो अवसर होते हैं वो समान होते हैं। यानी कि समग्र की जितनी भी इकाइयां हैं वे सभी इकाइयां चुनी जा सकती हैं। इसमें समग्र की इकाइयों का व्यक्तिगत महत्व समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर संभावना को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। यानी इसमें जो इकाई है उसका व्यक्तिगत जो महत्व है वह तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी उसका व्यक्तिगत महत्व नहीं होता। उसके स्थान पर उसकी संभावना बनी रहती है कि उसको भी चुना जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि उस इकाई को चुने जाने की संभावना नहीं हो, यानी उसे भी चुना जा सकता है। इस विधि में निदर्शन के चुनाव के लिए ऐसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। इस विधि में निदर्शन के चुनाव में ऐसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होती है और सभी के जो अवसर होते हैं वो समान होते हैं। आगे हम देखें, जहोदा ने संभाविता या देव निदर्शन के चुनाव की 3 विधियों का उल्लेख किया है। जहोदा ने कितनी विधियां बताई देव निदर्शन के लिए, संभाविता निदर्शन के लिए? सरल देव निदर्शन, सीमित या स्तरीकृत देव निदर्शन, बहुस्तरीय या अन्य देव निदर्शन। तो इन तीनों निदर्शनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, तीनों निदर्शनों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है सरल देव निदर्शन। निदर्शन की सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना समान होती है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में यही विधि लाई जाती है निदर्शन की। सामाजिक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों के संकलन के लिए जो इकाइयों का चयन करता है, उत्तरदाताओं का चयन करता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा सरल देव निदर्शन को ही वह अपने प्रयोग में लाता है। सरल देव निदर्शन की जहोदा ने एक विशेष परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि एक सरल देव निदर्शन का चुनाव ऐसी प्रक्रिया से किया जाता है जो न केवल समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में लाने का समान अवसर देती है, बल्कि इच्छित मात्रा में तत्वों के प्रत्येक संभावित समन्वय का समान रूप से चुनाव करती है।
सीधी सी बात यह है, जहोदा ने यह कह दिया कि सभी जो इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों के समान रूप से चुने जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फ्रैकेट्स ने कहा कि देव निदर्शन वही होगा जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर हो। तो वही बात किसने बताई? फ्रैकेट्स ने। उन्होंने ये कहा कि जो इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावनाएं बराबर होती हैं। अब हम देखें सरल देव निदर्शन की विशेषताएं। सरल देव निदर्शन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले आता है सरल देव निदर्शन समग्र में। सरल देव निदर्शन के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने का जो अवसर होता है वह समान होता है। प्रत्येक इकाई का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है, यानी सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावनाएं बराबर होती हैं। और प्रत्येक इकाई का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है। ऐसा नहीं होता कि इस इकाई को तो अलग कर दो, इस इकाई को हम नहीं लेंगे। अगर उस इकाई को हमने अलग कर दिया तो वह संभाविता देव निदर्शन नहीं होगा, बल्कि वह असंभाविता देव निदर्शन के अंतर्गत आएगा। चुने गए निदर्शन में विश्वसनीयता का गुण होता है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी अभिमति या अनुसंधानकर्ता पक्षपात नहीं करता। इसलिए इसमें जो इकाइयां चुनी जाती हैं उनमें विश्वसनीयता का विशेष गुण पाया जाता है। देव निदर्शन द्वारा चुने गए निदर्शन प्रतिनिधियात्मक होते हैं, यानी कि देव निदर्शन में जो भी निदर्शन के अंतर्गत जो भी उत्तरदाता चुने जाते हैं, जो भी इकाइयां चुनी जाती हैं, वे इकाइयां अपने जो समग्र होता है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं या उसके प्रतिनिधि के रूप में मानी जाती हैं। इसके बाद में आगे हम आए सरल देव निदर्शन प्रणाली के गुण, यानी सरल देव निदर्शन प्रणाली के कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण अनुसंधानकर्ता इस विधि को अपनाता है। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, सरल देव निदर्शन में प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर होता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी इकाई के साथ इस निदर्शन पद्धति में भेदभाव नहीं किया जाता, या किसी भी इकाई को ऐसा नहीं है कि तुम्हें तो लिया ही नहीं जाएगा, बल्कि उस इकाई के भी चुने जाने की संभावना बराबर होती है। सरल देव निदर्शन एक सरल विधि है। इसमें जटिल सिद्धांतों का पालन नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता सभी के समान अवसर होने के कारण किसी भी इकाई को वह चुन लेता है, और उसके लिए वह अनेक विधियों का प्रयोग करता है, जैसे कार्ड विधि, टिपेट विधि, ग्रिड प्रणाली। इन सभी विधियों का प्रयोग वह करता है, और इसमें सभी के चुने जाने की संभावनाएं इसलिए बराबर होती है। और जब बराबर होती है तो जटिल सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। इसमें निष्पक्षता का गुण पाया जाता है। इस विधि में समय, धन और श्रम की भी पर्याप्त बचत होती है। समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। समय की बचत तो ऐसे होती है, चुन लिए और जा करके उनसे बात कर ली। दूसरा है धन, अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती, और अधिक श्रम की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं सरल देव निदर्शन प्रणाली के दोष, यानी इसमें कौन कौन से दोष हैं। सबसे पहले आता है विकल्प का अभाव। सरल देव निदर्शन प्रणाली के अंतर्गत विकल्प का अभाव होता है, यानी कि देव निदर्शन में विकल्प की जो संभावना होती है वह नहीं होती। विकल्प के लिए इकाइयों में परिवर्तन करना होगा, और ऐसी स्थिति में देव निदर्शन पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। यदि हम किसी इकाई को ना चुन रहे हैं, उसका विकल्प चुन रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा? अवैज्ञानिक या पक्षपातपूर्ण हो जाएगा कि हमने वो इकाई डायरेक्ट चुन ली, जबकि उसका नाम हो या ना हो निदर्शन में। समग्र की सूची होना आवश्यक है। समग्र के छोटे होने या कुछ इकाइयों के महत्वपूर्ण होने पर यह उपयुक्त नहीं है। समग्र की सूची हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास समग्र की सूची नहीं है तो कुछ इकाइयों को हम छोड़ देंगे और वह पक्षपातपूर्ण होगा। समग्र के छोटे होने, समग्र अगर छोटा है तो हम सोचें कि उसमें से किस इकाई को लेना है, और यदि कुछ इकाइयों के उनमें से कुछ इकाइयां महत्वपूर्ण हों और वो इकाइयां अगर छूट जाएं तो यह भी इस विधि के लिए उपयुक्त नहीं है, या यह विधि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। समग्र में अधिक विविधता हो या सजातीयता का अभाव हो तो यह विधि उपयुक्त नहीं। समग्र में अगर अधिक विविधता पाई जाती हो या उसमें सजातीयता का अभाव हो,
पहली बात तो यह है उसमें विविधताएं हों, यानी अनेक आधार पर विविधताएं हों। तो उन विविधताओं को ध्यान में रखकर ही हमें समग्र में से निदर्शन इकाइयों का चुनाव करना होगा। ऐसा भी हो सकता है एक जैसी विशेषताएं रखने वाली में से तो हमने 10 को चुन लिया और एक विशेष तरह की विशेषता रखने वाली को 2 को ही चुना, तो उसमें यह विधि उपयुक्त नहीं होती। और अगर सजातीयता का अभाव हो, यानी एक जैसी इकाइयां ना हो, तो भी यह विधि उपयुक्त नहीं है। समग्र का विस्तार दूर दूर तक होने पर संपर्क करना कठिन होता है। अगर समग्र दूर दूर तक फैला हुआ है तो उनसे हमें संपर्क करना कठिन होगा और हमें श्रम, धन और समय तीनों की ही अधिक आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हमने सरल देव निदर्शन का अर्थ, सरल देव निदर्शन की विशेषता, सरल देव निदर्शन के गुण और इसके दोषों के बारे में जाना। तो आज का जो हमारा वीडियो है या आज की जो हमने अध्ययन किया वो यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम सरल देव निदर्शन के जो विधियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।